हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू म्यूजिल आईएएस। मेरा नाम है मोहित कुमार चौहान और हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री को। इसी सीरीज़ में अभी तक हमारे 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना 7th चैप्टर एंड 7th चैप्टर इज़ अबाउट न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। अभी तक हमने देखा नए महाजनपदास डेवलप हो गए थे और काफ़ी बड़े बड़े महाजनपदास डेवलप हो गए थे। तो इसी टाइम पे कुछ नए थिंकर्स भी आए, कुछ नए आइडियाज़ भी आए। मतलब सोसाइटी में नई सोसाइटी डेवलप हो रही थी, लोगों ने नई जीने का तरीका सीखा, लोगों ने नए नए राज्य देखे। तो इसी प्रकार से कुछ नए आइडियाज़ भी आए एंड कुछ नए थिंकर्स भी आए। एंड इन्हीं थिंकर्स में से एक सबसे बड़े थिंकर्स थे गौतम बुद्धा। द गौतम बुद्धा, जिनका एक और नाम था सिद्धार्था और इन्हें गौतमा के नाम से भी जाना जाता था। ही इज़ द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म। इन्होंने बेसिकली बुद्धिज़्म को फाउंड किया था। हम देखेंगे कि जब हम जैनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे तो जैनिज़्म का जन्म आपका महावीरा के साथ नहीं हुआ था, बट बुद्धिज़्म का जन्म बुद्धा के साथ हुआ था। एंड ही वॉज बोर्न अबाउट 2500 ईयर्स अगो। ही बिलोंग्स टू अ स्मॉल क्लैन, मतलब एक स्मॉल गना से बिलोंग करते थे जिसका नाम था साक्य गना। एंड ही वॉज अ क्षत्रिय। इन्होंने अपने होम को, मतलब अपने घर को अब बहुत ही अर्ली एज में छोड़ दिया था इन अ सर्च ऑफ नॉलेज एट अ वेरी यंग एज। अगर बुद्धा की बात करें तो जब इन्होंने अपने घर को छोड़ा तो फॉर सेवरल ईयर्स या सेवरल टाइम, मतलब काफ़ी टाइम तक ये नए थिंकर्स से मिले, उनकी थिंकिंग जानी, नए टीचर्स से मिले, उनके बारे में जाना, व्हाट इज़ लाइफ उसके बारे में जाना। पर आखिर में आके इन्होंने चूज़ किया कि ये खुद का अपना पाथ चुनेंगे। ही लेफ्ट अलोन और इन्होंने मेडिटेट करना स्टार्ट किया एक पीपल ट्री के नीचे, जिसे आज की डेट में हम बोधि ट्री के नाम से भी जानते हैं। एंड ये बोधि ट्री कहाँ पे था? इन बोध गया। दैट्स वाई द नेम। इन्होंने बोध गया में एनलाइटनमेंट गेन की, विच इज़ इन बिहार। और इसी के बाद, मतलब जब इन्होंने एनलाइटनमेंट गेन कर ली तो इसी के बाद इन्हें कहा गया बुद्धा और द वाइज वन। वाइज वन क्यों? क्योंकि इन्होंने जो भी नॉलेज थी वो गेन कर ली अबाउट द लाइफ। आफ्टर अटेनिंग एनलाइटनमेंट ही गेव हिज फर्स्ट सरमन एट सारनाथ। फर्स्ट सरमन मतलब जो इन्होंने फर्स्ट अपनी टीचिंग दी आफ्टर गेनिंग एनलाइटनमेंट, तो इन्होंने ये टीचिंग दी थी अपने 5 डिसाइपल्स को। और इसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। ही पास्ड अवे एट कुशीनारा। अगर हम बात करें बुद्धा की टीचिंग्स की, इन्होंने बोला कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग। बुद्धा कहते हैं जो एक व्यक्ति की ज़िंदगी है इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। और इसके ये कारण भी देते हैं। इसके कारण क्या हैं? इसके कारण है द क्रेविंग एंड डिज़ायर। ये किसी भी टाइप की क्रेविंग हो सकती हैं, आपकी छोटी से छोटी। अगर आपको कोई इच्छा है, आपकी इच्छाएं हैं, तो वो आपकी क्रेविंग है, वो आपकी डिज़ायर है, जो कई बार पूरी नहीं हो पाती है या फिर फुलफिल नहीं हो पाती है। और यही कारण है आपके सफरिंग और अनहैप्पीनेस का। और बुद्धा कहते हैं कि जब आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, मतलब नॉट सेटिस्फाइड इवन इफ़ वे गेट, कई बार हमें कोई चीज़ मिल भी जाती है पर फिर भी हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो उस चीज़ को बुद्धा बोलते हैं थर्स्ट। थर्स्ट मतलब जो आपकी प्यास है वो बुझ नहीं पा रही है। और तन्हा। और बुद्धा इसका सॉल्यूशन भी देते हैं। बुद्धा बोलते हैं कि आपकी ये क्रेविंग कुड बी रिमूव्ड बाय मॉडरेशन। एंड मॉडरेशन किस चीज़ में? इन एवरीथिंग। ही सेड कि अगर आप हर एक चीज़ में मॉडरेशन ले आएँ, मतलब आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप उसमें मॉडरेशन ले आइए, तो आपको उसकी क्रेविंग और डिज़ायर उतनी ज़्यादा नहीं होगी एंड यू विल नॉट फील सफर्ड और अनहैप्पीनेस। ही ऑल्सो सेड बी काइंड एंड रेस्पेक्ट द लाइफ ऑफ अदर्स इंक्लूडिंग द एनिमल्स। इन्होंने एनिमल्स की रिस्पेक्ट करने की बात की और जितने भी जीव हैं उनकी रिस्पेक्ट करने की बात की। ही बिलीव दैट रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन, मतलब जो हमारे कर्मा हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, वो हमें अफेक्ट करेंगे हमारी इस ज़िंदगी में भी, जिसमें हम, ये आपकी प्रेजेंट लाइफ है उसको भी, एंड द नेक्स्ट वन जो आपकी नेक्स्ट लाइफ है उसको भी इफ़ेक्ट करेंगे। अब देखिए, बुद्धा ने टीचिंग्स तो दी, पर बुद्धा ने कभी भी ये नहीं कहा कि मेरी टीचिंग्स को आप ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। तो बुद्धा ऑलवेज सेड कि उनकी टीचिंग्स को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, बट अपनी थिंकिंग ज़रूर लगाइए। एंड ये सब जितनी भी बातें थी, बुद्धा ने हमेशा जो भी जितनी भी बातें कही, अपनी टीचिंग्स दी हैं, ये सब प्राकृत में दी हैं। प्राकृत लैंग्वेज क्या होती है? ये एक कॉमन लैंग्वेज होती है जो हम आम बोलचाल भाषा में यूज़ करते हैं, जैसे हिंदी हो गई,
खड़ी बोली हो गई या मगधी हो गई, मतलब जो भी आपकी लोकल लैंग्वेजेस होती हैं उन्हें हम प्राकृत लैंग्वेज बोलते हैं। दिस इज़ द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। अब देखिए बुद्धा की टीचिंग्स इसलिए भी और ज़्यादा फेमस हो गई थी क्योंकि बुद्धा ने संस्कृत को ना फॉलो करते हुए, मतलब संस्कृत एक एलाइट लैंग्वेज थी जो कि कम लोग जानते थे और सबको पढ़ने का अधिकार भी नहीं था उस टाइम पे, तो बुद्धा ने उसके बजाय प्राकृत लैंग्वेजेस को चुना और इसी में ऑर्डिनरी पीपल्स को अपनी नॉलेज दी। ये आपका सारनाथ स्तूपा है जहाँ पे बुद्धा ने अपने फर्स्ट मैसेजेस दिए थे या फर्स्ट टीचिंग दी थी टू हिज 5 डिसाइपल्स। अब देखिए आपकी बुक में एक किस्सा गौतमी की स्टोरी भी दी गई है जिसमें मतलब जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। हुआ क्या था, किस्सा गौतमी एक लेडीज़ थी, उसके सन की डेथ हो गई थी, तो शी वॉज वेरी मच स्ट्रेस्ड एंड शी वॉज रोमिंग इन ऑन स्ट्रीट्स हेयर एंड देयर, एंड उनको एक वाइज मैन मिलता है जो बोलता है कि आप बुद्धा के पास चले जाइए और बुद्धा विल गिव यू अ सॉल्यूशन। तो व्हेन द किशोर गौतमी कम्स टू बुद्धा, तो बुद्धा ने बोला किशा गौतमी से कि अगर आप मुझे कुछ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स ला दें तो मैं आपके बेटे को ज़िंदा कर दूंगा, पर एक शर्त है कि वो हैंडफुल ऑफ जो मस्टर्ड सीड्स होंगे वो उस घर से होनी चाहिए जहाँ पे कभी किसी की डेथ ना हुई हो। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं था कि कहाँ कहीं पे किसी की डेथ ना हुई हो, तो यही हुआ किसा गौतमी के साथ कि उन्होंने काफ़ी जगहों पे घूमी पर उन्हें कहीं से भी कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पे किसी की डेथ ना हुई हो। हर घर में किसी किसी का फादर मर गया था, किसी की मदर की डेथ हो गई थी, किसी की सिस्टर की डेथ हो गई थी, तो ऐसे किसी ना कोई था घर में जिसकी डेथ हुई हो। तो बेसिकली बुद्धा का मैसेज ये था, अगर आपका जन्म हुआ है तो आपकी डेथ भी होगी। तो दिस वॉज अ शॉर्ट स्टोरी इन योर बुक, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए इस टाइम पे काफ़ी थिंकर्स तो डेवलप हो ही रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी अपनी जो थॉट्स थे वो भी दिए, और इनके थॉट्स में एक कुछ कॉमन चीज़ थी, वो थी इनका कहना था, मतलब जितने भी थिंकर्स थे इनका कहना था कि कुछ ना कुछ देयर इज़ समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स, और वो जो भी है वो आपकी डेथ के बाद भी यहीं पे एग्जिस्ट करता है, मतलब आपकी डेथ हो जाती है पर देयर इज़ समथिंग परमानेंट इन दिस यूनिवर्स। एंड इस चीज़ को इन्होंने डिस्क्राइब किया एज आत्मा, आत्मा और इंडिविजुअल सोल। एंड एक और चीज़ थी वो है ब्रह्म, जिसको इन्होंने बोला यूनिवर्सल सोल। अब ब्रह्म और आत्मा ये कहते हैं कि अल्टीमेटली एक ही चीज़ है, मतलब जो आत्मा है वो आपके ब्रह्म में जाके मिल जाएगी। ब्रह्म को आप परमात्मा भी कह सकते हैं, तो इन्होंने ब्रह्म कहा। अब ये जितने भी जो थॉट्स थे इन थिंकर्स के, ये लिखे गए थे उपनिषद्स में, और उपनिषद आपके पार्ट होते हैं लेटर वैदिक टेक्स्ट के। लेटर वैदिक टेक्स्ट कौन से होते हैं, जो भी आपके ऋग्वेदा के बाद आए हैं, जैसे कि सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मणास एंड द उपनिषद्स, ये आपके लेटर वैदिक टेक्स्ट में आते हैं। और इसका मतलब क्या है उपनिषद, उपनिषद का मतलब है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, मतलब जो गुरु शिष्य परंपरा है वो इसी से निकल के आती है कि जो भी शिष्य है वो अप्रोच करता है और अपने टीचर के पास बैठता है, एंड सिटिंग नियर हिज टीचर। तो इनमें जो भी आपके टेक्स्ट हैं इनमें कन्वर्सेशन दी गई हैं बिटवीन द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स। जो ये उपनिषद्स हैं ये एक टेक्स्ट हैं जिनमें जो भी टीचर्स होते थे और जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके बीच में जो भी थॉटफुल कन्वर्सेशंस होती थी उनको इन उपनिषद्स में लिखा गया है। एंड ऑफन द आइडियाज़ वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग, मतलब जो भी ये सिंपल डायलॉग होते थे इन बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचर, इन्हीं को उपनिषद्स में उतारा गया है। अब देखिए इस टाइम पे काफ़ी सारे उपनिषदिक थिंकर्स डेवलप हुए और काफ़ी इंपॉर्टेंट उपनिषदिक थिंकर्स भी डेवलप हुए। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स के बारे में जान लेते, जैसे गार्गी। अब देखिए हम जानते हैं इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो था ब्राह्मण्स का एंड राजास का। तो मोस्टली जो उपनिषद में आपकी बातें लिखी गई हैं वो इन्हीं की लिखी गई हैं, पर इसमें भी कुछ ओकेजन्स थे जहाँ पे वुमेन जैसे कि गार्गी, इन्होंने भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, और इनकी जो बातें हैं जो भी इनके थॉट्स हैं वो उपनिषद्स में लिखे गए हैं। ऐसे ही एक और पर्सन थे सत्यकामा जवाला। ही वॉज अ वेरी पुअर पर्सन, और पुअर पर्सन हमें काफ़ी कम देखने को मिले हैं कि उपनिषद्स में पुअर पर्सन से रिलेटेड कोई भी बात करी गई हो। पुअर पर्सन से रिलेटेड नहीं, बेसिकली
पुअर पर्सन, कोई भी पुअर पर्सन ने अपने उपनिषदिक थॉट्स या फिर कोई भी थिंकर ने अपनी बात उपनिषद में लिखवाई हो। तो बेसिकली सत्यकामा जवाला स्टूडेंट थे ऋषि गौतमा के। तो गौतमा, ये गौतम बुद्धा नहीं है बट अ ऋषि गौतमा है। एंड ही टुक पार्ट इन डिस्कशंस, और ये एक फेमस एक्सेप्शन है एज बीइंग अ पुअर पर्सन। इनकी मदर का नाम, मतलब जो इनका नाम है ये जवाला, केम फ्रॉम हिज मदर जिनका नाम था जबाली। और एक और थिंकर थे शंकराचार्य, जो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे और इनके काफ़ी सारे थॉट्स उपनिषद में लिखे गए हैं बाद में। और ये मतलब जो सबसे फेमस थिंकर्स थे उनमें से एक थे। अगर हम उपनिषद की बात करें तो एक चंडोग्य उपनिषद का जिक्र है आपकी बुक में, जिसमें एक और स्टोरी दी गई है अबाउट अ वाइज बेगर एंड टू सेजेस ऑफ शौनका एंड अभिप्रातरन। अगर हम और बात करें इस टाइम पे जो थिंकर्स थे, जो आपके स्कॉलर्स थे जो डेवलप हुए इस टाइम पे, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट स्कॉलर थे पन्नी। ये पन्नी ये एक ग्रामेरियन भी थे एंड ही वॉज द पर्सन। और ये इतने ज़्यादा फेमस क्यों हैं? क्योंकि ये वो पर्सन थे जिन्होंने ग्रामर लिखी है संस्कृत की। ही अरेंज द वोवल एंड कॉन्सोनेंट्स इन ए स्पेशल ऑर्डर। इन्होंने काफ़ी सारे फॉर्मूलाज भी बनाए अबाउट द एल्जेब्रा। ही यूज टू राइट डाउन द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज इन शॉर्ट फॉर्मूला। और इन्होंने लगभग 3000 फॉर्मूला दिए हैं अबाउट द संस्कृत ग्रामर एंड एल्जेब्रा। इसके बाद आता है हमारा जैनिज़्म। जैनिज़्म में सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन हुए हैं आपके वर्धमान महावीरा, एंड ही वॉज बॉर्न अराउंड 2500 ईयर्स अगो। ही वॉज ऑल्सो बिलोंग टू अ क्षत्रिय क्लैन एंड ही वॉज अ प्रिंस ऑफ लिच्छवी किंगडम एंड ही बिलोंग्स टू अ वज्जी संघा। और इन्होंने भी अपनी लाइफ में काफ़ी जल्दी इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था। ही लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 30 एंड वेंट टू लिव इन अ फॉरेस्ट। और इन्होंने फॉरेस्ट में काफ़ी लंबा समय बिताया। फॉर अबाउट 12 ईयर्स ही लिव्ड इन फॉरेस्ट एंड अटेन्ड द एनलाइटनमेंट। अगर आप वज्जी संघ की बात करें तो वज्जी संघ आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज़ जस्ट अबव द मगध। वज्जी संघ आपका फॉल करता है नियर द बिहार बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर। अगर हम जैनिज़्म की बात करें तो जैनिज़्म में काफ़ी सिंपल थॉट्स दिए गए हैं, काफ़ी सिंपल डॉक्ट्राइन दिए गए हैं। इन्होंने बोला वन मस्ट लीव होम टू नो द ट्रूथ एंड ही सेड दैट दे मस्ट फॉलो अ वेरी स्ट्रिक्ट रूल ऑफ अहिंसा और नॉट हर्टिंग और किलिंग एनी लिविंग बीइंग। अब देखिए इनके जो ये स्ट्रिक्ट रूल थे ना, ये इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे कि इन्होंने ये तक बोला था कि जो आपके शरीर पे, मतलब जो आपके बॉडी पे जर्म्स हैं, इवन यू डोंट हैव टू किल देम। आपको कोई इंसेक्ट नहीं मारना है, आपको कोई किसी भी टाइप का कोई भी लिविंग अगर बीइंग है तो उसको किल नहीं करना है। ऑल द बीइंग्स लॉन्ग टू लिव, मतलब इन्होंने बोला जितने भी जीव हैं उनको जीने का पूरा अधिकार है, अपना पूरा जीवन। टू ऑल द थिंग्स लाइफ इज़ डियर, और सबको अपना जीवन बहुत ही प्यारा होता है। और इन्होंने भी सेम एज बुद्धा प्राकृत में ही अपनी टीचिंग्स को प्रोपोगेट किया। अगर हम बात करें जैना की, तो जो जैना के फॉलोअर्स थे, मतलब जो महावीरा के फॉलोअर्स थे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल लाइफ चूज़ की एंड इन्होंने बेगिंग किया फॉर फूड। और जैना बोलते थे कि जो भी पर्सन, मतलब जो इनका फॉलोअर होगा, दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, उन्हें कभी झूठ नहीं बोलना है। एंड दे मतलब ही आस्क्ड नॉट टू स्टील एनीथिंग। इन्होंने बोला द पर्सन हैव टू ऑब्जर्व सेलिबेसी एंड द मैन हैव टू गिव अप दे एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लॉथ्स। मतलब इन्होंने ये चीज़ मैन के लिए बोली कि आपको अपना सब कुछ त्यागना पड़ेगा, इवन अपने कपड़े तक आपको त्यागने पड़ेंगे। जो जैनिज़्म था इनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया गया था ट्रेडर्स के द्वारा, और फार्मर्स के द्वारा इनको काफ़ी कम सपोर्ट किया था, क्योंकि फार्मर्स को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था इनको फॉलो करने में। क्यों? क्योंकि जो जैना थे उन्होंने बोला था कि आपको किसी को किल नहीं करना है, इवन इंसेक्ट तक को आपको किल नहीं करना है। अब ये चीज़ फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जब फार्मर्स प्लो चलाते हैं अपने फील्ड में तो उस टाइम पे काफ़ी सारे जो इंसेक्ट उनके फील्ड में होते हैं वो किल हो जाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ फार्मर को फॉलो करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। द स्प्रेड ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड टू गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका।
द टीचिंग्स ट्रांसमिटेड ओरली फॉर द सेवरल सेंचुरीज। जो जैना की फिलोसफीज थी वो काफ़ी सालों तक मतलब सेंचुरीज तक ये ओरली ही प्रोपोगेट हुई। इनको कहीं पे भी मतलब लिखा नहीं गया या फिर राइट डाउन नहीं किया गया। पर इनको जब राइट डाउन किया गया उस जगह का नाम था वल्लभी इन गुजरात अबाउट 1500 ईयर्स अगो। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स तक ये फिलॉसफी बस ओरली ही चलती आई है। वल्लभी कहाँ पर है? वल्लभी एक प्लेस है गुजरात में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज़ नियर गल्फ ऑफ खम्बत। तो ये वल्लभी आपका गुजरात में पड़ता है। अब देखिए बुद्धा और जैना ने दोनों ने संघ की बात की थी कि कोई भी व्यक्ति जिसको ट्रुथ अटेन करना है मतलब नॉलेज अटेन करनी है और एनलाइटनमेंट अटेन करनी है तो उसको संघ में आना पड़ेगा। संघ क्या होते हैं? संघ एक एसोसिएशन होता है उन लोगों के लिए जो अपना घर छोड़ के अकेले रहने का निर्णय लेते हैं। बोथ बुद्धा एंड महावीरा फेल्ट ओनली दोज लेफ्ट देयर होम कुड गेन द ट्रू नॉलेज। अब देखिए बुद्धा संघ के बारे में लिखा गया आपका विनय पिटक में। सूत पिटक, विनय पिटक, इनके बारे में हम आगे क्लासेस में भी जानेंगे। इनके मतलब ये आपका बुद्धिज़्म से रिलेटेड है और ये बुद्धिज़्म के 3 बुक्स हैं, सूत पिटक, विनय पिटक एंड त्रिपिटक पिटक। तो और ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन रेगुलरली आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो संघ हैं उनसे रिलेटेड कोई भी रूल्स वो कौन से बुक में लिखे गए हैं? वो लिखे गए हैं आपके विनय पिटक में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद कर लीजिए। और देवर इनकी काफ़ी सारी सेपरेट ब्रांचेज होती थी फॉर मैन एंड वुमेन। वुमेन और मैन के लिए दोनों सेपरेट ब्रांचेज होती थी। कोई भी मैन कुड ज्वाइन संघ मतलब संघ के लिए, संघ को ज्वाइन करने के लिए किसी भी मैन को किसी भी चीज़ की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं होती थी। वो आके सिर्फ संघ को ज्वाइन कर सकते थे। पर चिल्ड्रंस को परमिशन लेनी पड़ती थी अपने पेरेंट्स की, स्लेव्स को परमिशन लेनी पड़ती थी अपने मास्टर की, या फिर अगर किसी ने किसी से उधार लिया है तो उसको अपने क्रेडिटर की परमिशन लेनी पड़ती थी, डेटर को। जो किंग्स होते थे और मतलब जो किंग के वर्कर होते थे उनको परमिशन लेनी पड़ती थी किंग्स से। एंड वुमेन हैड टू टेक परमिशन ऑफ देयर हस्बैंड्स, मतलब वुमेन को परमिशन लेनी पड़ती थी हस्बैंड से। तो ये इनके संघ के रूल्स थे और ये किस में दिए गए हैं? विनय पिटक में। और देखिए संघ के रूल्स में और क्या क्या था। कोई भी व्यक्ति संघ को जो ज्वाइन करता था उसको बहुत ही सिंपल लाइफ जीनी पड़ती थी। उनको मेडिटेट करना पड़ता था मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन द संघ। एंड ये लोग वेंट टू सिटीज़ एंड विलेजेस, ये लोग कभी कभार सिटीज़ एंड विलेजेस जाते थे फॉर बेगिंग फॉर देयर फूड ड्यूरिंग द फिक्स्ड आवर। मतलब इनके लिए फिक्स्ड आवर डिसाइड कर दिए जाते थे कि आप इसी वक्त पे किसी भी सिटी या विलेज में जाके अपने फूड के लिए बेग कर सकते हैं। दैट इज़ वाई दे वर नोन एज भिक्खूज, भिक्खूज एंड भिक्खुनीज फॉर वुमेन। भिक्खूज क्यों? क्योंकि बैगर का प्राकृत वर्ड है भिक्खूज। और देखिए इन भिक्षाओं के बदले ये एक दूसरे को मतलब जो लोग होते थे उनको टीचिंग्स देते थे और एक दूसरे की हेल्प करते थे अपने कामों में, मतलब अपने संघ में रहते हुए अपने जो भी साथी हैं उनको हेल्प भी करते थे। संघ इंक्लूड्स ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्चेंट्स, लेबरर्स, बार्बर्स, कॉर्टिशंस एंड स्लेव्स। मतलब संघ में कोई भी व्यक्ति आ सकता था। इसमें कोई आपका ऐसा स्टार्क डिफरेंशिएशन नहीं था कि यही व्यक्ति या फिर इसी कोई क्लास या कास्ट से बंदा आ सकता है। तो इसमें कोई भी व्यक्ति आ सकता था। और इसी के लिए बुद्धा ने कहा था कि संघ इज़ लाइक अ ओशियन। मतलब आप देखते हैं कि कोई भी रिवर हो चाहे दुनिया की, अगर वो कभी भी जाके ओशन में मिलती है तो उसका नाम और उसकी पहचान वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी बुद्धा ने बोला था कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी कास्ट, क्रीड या समाज का हो, वो जब भी आके संघ से जुड़ेगा तो उसकी जो पुरानी पहचान है वो ख़त्म हो जाएगी। मतलब वो अपने जो भी कास्ट क्रीड से है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा एंड ही कैन स्टार्ट हिज और ही और शी कैन स्टार्ट देयर न्यू लाइफ्स। और मोनेस्ट्रीज़ की बात करें तो मोनेस्ट्रीज़ वो प्लेसेस होती हैं जहाँ पे जैना और बुद्धिस्ट मॉन्क मतलब कहीं जहाँ पे भी ये घूमते थे और टीचिंग्स देते लोगों को। नॉर्मल सीजन्स में तो ये जो टीचर्स होते थे मतलब जो आपके ये मॉन्क्स होते थे ये कभी भी कैसे भी घूम सकते थे, पर इनको रेनी सीजन में रहने की जगह चाहिए होती थी। तो इन प्लेसेस को बोला जाता था मोनेस्ट्रीज़।
और ये टेम्परेरी शेल्टर्स और गार्डन्स होते थे, और ये कई बार नेचुरल केव्स भी होती थी इन हिली एरियाज़। मतलब जैसे आप ये पीछे देख सकते हैं, ये नेचुरल केव्स हैं, इनको कट करके इनके लिए मोनेस्ट्रीज़ बना दी जाती थी, और इनको जहाँ पे भी ये परमानेंट शेल्टर्स होते थे, जो मॉन्क्स के लिए परमानेंट शेल्टर्स बनाए जाते थे, उनको बोलते थे विहाराज। जो मोनेस्ट्रीज़ होती हैं इनको प्राकृत लैंग्वेज में बोलते हैं विहाराज। अगर हम अर्लीस्ट विहारास की बात करें तो अर्लीस्ट विहारास वर मेड ऑफ वुड्स एंड देन लेटर दे वर मेड ऑफ ब्रिक्स। जैसा आप पीछे देख सकते हैं, ये जो आपका मोनेस्ट्री है या फिर विहारा है, दिस वाज मेड ऑफ ब्रिक्स। सम वर मेड ऑफ केव्स, मतलब केव्स जो डग आउट कर ली जाती थी हिल्स में, उससे भी बने, उस टाइप के विहारास में भी मॉन्क्स रहा करते थे ड्यूरिंग द रेनी सीजन। एंड लैंड फॉर विहारस, कई बार क्या होता था, जो आपकी लैंड होती थी वॉज डोनेटेड बाय द रिच मर्चेंट्स एंड लैंड ओनर्स। जो आपके अमीर लोग होते थे किसी भी किंगडम के या फिर किंग्स वगैरह होते थे, वो लोग अपनी ज़मीन भी डोनेट करते थे फॉर दीज मॉन्क्स। एंड द लोकल पीपल केम विद द गिफ्ट्स, मतलब जो भी वहाँ के लोकल लोग होते थे वो इन मॉन्क्स के पास गिफ्ट लेके आते थे, एंड उसके बदले ये जो भी मॉन्क्स होते थे वो उन लोगों को टीचिंग्स देते थे, उन लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती थी उनको सॉल्व करते थे। बुद्धिज़्म स्प्रेड टू मैनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में और आगे आने वाली क्लासेस में कि बुद्धिज़्म कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ। अगर हम आश्रम सिस्टम की बात करें तो आश्रम सिस्टम आपका डेवलप हुआ हिंदुइज्म में। अब देखिए आश्रम जो है, ये आप इसको मतलब कंफ्यूज मत कीजिएगा, वो आश्रम जहाँ पे लोग जाके रहते हैं। तो आश्रम बेसिकली एक सिस्टम होता है या फिर स्टेजेस ऑफ लाइफ होती हैं। तो ये ब्राह्मण्स डेवलप द सिस्टम ऑफ आश्रमास, और इसको हम स्टेजेस ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। देयर वर 4 आश्रम्स दैट वर रिकॉग्नाइज्ड। इसमें थे पहला ब्रह्मचर्य, सेकंड इज गृहस्थ, थर्ड इज वानप्रस्थ एंड फोर्थ इज संन्यास और संन्यास। ब्राह्मण्स, क्षत्रियाज, वैश्याज, जो भी ये मैन होते थे, इनको एक्सपेक्ट किया जाता था कि अपनी लाइफ में ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा रखें कि जिसमें ये वेदास पढ़ें। इसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। सेकंड आता है आपका गृहस्थ, जिसमें इनको शादी करनी होती थी और एक अपनी शादीशुदा ज़िंदगी या फिर मैरिड लाइफ बहुत अच्छे से बितानी होती थी। थर्ड आता है आपका वानप्रस्थ, एज द नेम सजेस्ट, वन मतलब फॉरेस्ट। तो इनको अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी, मतलब जो इस टाइम पे है, वो फॉरेस्ट में निकालनी पड़ती थी, एंड दे हैव टू मेडिटेट इन द फॉरेस्ट। फोर्थ स्टेज है आपकी संन्यास, मतलब जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो इन्हें दे हैव टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम द सन्यासीज। आश्रम सिस्टम की बात करें तो आश्रम सिस्टम इनको मतलब अलाउ करता था कि आपको अपना ज़्यादातर समय अपना मेडिटेशन में निकालना है, और वुमेन को क्योंकि इस टाइम पे अलाउड नहीं था वेदास पढ़ना, तो दे हैव टू फॉलो द आश्रम सिस्टम विच वॉज चूजन बाय देयर हस्बैंड। मतलब अगर हस्बैंड ने चूज़ किया है कि वुमेन को गृहस्थ आश्रम चूज़ करना है, मतलब गृहस्थ आश्रम में ही रहना है, तो वुमेन विल लिव विद देयर चिल्ड्रंस थ्रू आउट देयर लाइफ एज बीइंग अ हाउस होल्डर। तो जो वुमेन होती थी उसका जो आश्रम होता था वो उसका हस्बैंड डिसाइड करता था। सो दिस इज़ अबाउट दिस चैप्टर। तो अभी तक हमारे 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं इस 6th क्लास की बुकलेट सीरीज़ में, और इसी तरह हम जल्दी से अगले 2 या 3 दिन में अपना 6th क्लास की ये बुकलेट पूरी कंप्लीट कर देंगे। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो अगर आपको वीडियोस पसंद आई हैं, और आप अपने सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि हम किस चीज़ में और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, सो दैट वी कैन रीच मोर एंड मोर पीपल एंड वी कैन हेल्प मोर एंड मोर पीपल in their journey of competitive exams or in their journey of learning. Thank you and have a great day.